नमस्कार। नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि जो मध्ययुगीन शहर हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, वो सिर्फ धूल और पत्थर के ढेर नहीं थे? बिल्कुल नहीं। वो तो असल में सभ्यता के विकास के कह सकते हैं कि पावर हाउस थे। सांस्कृतिक लेन देन, नए विचारों का जन्म और यहाँ तक कि जो हमारी आज की आधुनिक जिंदगी है ना, उसकी नींव भी कहीं ना कहीं वहीं पड़ी थी। हाँ, और आज हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे। आज हम जिस स्रोत सामग्री का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो है यूनिट 22 शहरीकरण। सही कहा। ये दस्तावेज हमें मध्यकालीन दुनिया, खासकर यूरोप, अरब जगत और भारत में शहरी जीवन की जो जटिलताएं थी, उनको समझने में काफी मदद करता है। और देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। शहरीकरण, सामाजिक संरचनाएं कैसे बदलीं, आर्थिक व्यवस्थाएं क्या थीं, प्रशासन कैसे विकसित हुआ, ये सब इतिहास और समाजशास्त्र के पेपर के लिए कह सकते हैं कि सोने की खान जैसा है। बिल्कुल। ये समझना कि शहर कैसे पनपे, उनका गांवों के साथ क्या रिश्ता था, शहर के अंदर की सामाजिक आर्थिक हलचल क्या थी, ये सब जानना जरूरी है। और आम जानकारी के लिहाज से भी ये बहुत दिलचस्प है। हमारे पूर्वजों ने शहरी जीवन कैसे जिया और उन पुराने शहरों ने आज की दुनिया को कैसे आकार दिया। हाँ, तो इस चर्चा के अंत तक श्रोताओं को मध्यकालीन शहरीकरण की एक गहरी समझ मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। शहर क्या होते हैं, अलग अलग सभ्यताओं में कैसे विकसित हुए, उनकी बनावट, अर्थव्यवस्था, समाज, प्रशासन, हर पहलू पर हम विस्तार से बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। यूनिट का पहला भाग 22.1 एक परिचय देता है। इसमें कहा गया है कि शहरीकरण और सभ्यता का एक अटूट रिश्ता है। शहर एक तरह से संस्कृति के केंद्र थे। हाँ, बिल्कुल। शहरों की भव्यता, दौलत, बड़े बड़े महल, अमीर लोग, बौद्धिक जीवन और सबसे दिलचस्प अलग अलग तरह के लोगों का मिलना जुलना, ये सब हमें कहानियों और किस्सों में खूब मिलता है। और मध्यकाल मतलब मिडिवल पीरियड, वो दुनिया भर में तेजी से शहरीकरण का दौर था। शहर फैल रहे थे। सही। ये गांव के जीवन से बहुत अलग थे। उनकी अपनी एक अलग गति थी, अपनी एक ऊर्जा थी। शहर एक तरह से प्रगति का प्रतीक बन गए थे। उनमें मौके थे, जिनके पास हुनर था, प्रतिभा थी, उनके लिए शहर एक अवसर की भूमि जैसे थे। और किसानों या दासों के लिए, उनके लिए शहर एक उम्मीद थे। सामंती बंधनों से आजादी की उम्मीद, आर्थिक और सामाजिक रूप से कुछ बेहतर करने का मौका। तो स्रोत ये कहता है कि शहरीकरण और शहरों का विकास असल में सभ्यता का विकास था, और मध्यकाल से आधुनिक काल में जो बदलाव आया, उसमें शहरों ने एक पुल का काम किया। बिल्कुल। और ये यूनिट मुख्य रूप से मध्यकालीन शहरों पर ही केंद्रित है। यूरोप, अरब दुनिया, भारत। उनका नक्शा कैसा था, आर्थिक भूमिका क्या थी, सामाजिक वर्ग कौन से थे और आसपास के ग्रामीण इलाकों से उनका क्या संबंध था। तो शुरुआत होती है सबसे बुनियादी सवाल से, शहर कहते किसे हैं। ये यूनिट का अगला भाग है 22.2 शहरी केंद्र, परिभाषा का प्रश्न। हाँ, और ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। स्रोत बताता है कि 1960 के दशक के बाद से शहरीकरण पर रिसर्च काफी बढ़ी, खासकर यूरोप में, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत में भी। लेकिन शहर की एक पक्की परिभाषा देना मुश्किल क्यों है? क्योंकि शहर बहुत अलग अलग होते हैं। हम्म। उनका क्षेत्रफल, उनकी आबादी, उनमें होने वाले काम, हम्म। सब में बहुत भिन्नता होती है। तो फिर कोई आम परिभाषा तो होगी? हाँ, एक सामान्य परिभाषा दी जा सकती है। शहर आमतौर पर गांव से बड़ी मानव वसावट होती है, हालांकि हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। वहाँ शिल्प यानी क्राफ्ट्स विकसित होते हैं, एक स्थापित बाजार होता है और प्रशासन गांव की बस्ती से अलग होता है। सबसे जरूरी बात, ज्यादातर लोग खेती के अलावा दूसरे कामों में लगे होते हैं और खाने पीने के लिए आसपास के ग्रामीण इलाकों पर निर्भर रहते हैं। मतलब शहर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं है, बल्कि वो सामाजिक और आर्थिक रिश्तों का एक केंद्र है। बिल्कुल सही। शहर की असली पहचान इन्हीं रिश्तों से बनती है। और ये रिश्ते, ये पहचान समय और जगह के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे प्राचीन एथेंस या पाटलिपुत्र, मध्यकालीन वेनिस या आगरा, और आज के आधुनिक लंदन या मुंबई, सब शहर हैं, पर कितने अलग हैं। हाँ, शहर या नगर का मतलब भी समय के साथ बदला है। स्रोत एक और वर्गीकरण बताता है, कार्यात्मक वर्गीकरण। मतलब शहर किस काम के लिए ज्यादा जाना जाता है। जैसे कोई शहर प्रशासनिक केंद्र हो सकता है, कोई धार्मिक महत्व का, कोई सेना की छावनी, कोई व्यापार का बड़ा अड्डा या कोई सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र। पर क्या शहर सिर्फ एक ही काम करते थे? नहीं, यही जरूरी बात है। ये वर्गीकरण अक्सर शहर की उत्पत्ति बताता है, लेकिन ज्यादातर शहर असल में बहुकार्यात्मक होते हैं। मतलब वो कई तरह के काम करते हैं।
लंबे समय तक टिके रहने के लिए ये जरूरी भी है कि शहर में तरह तरह की गतिविधियां हों। और शहर की कुछ बुनियादी विशेषताएं क्या हैं जो ज्यादातर शहरों में मिलती हैं? स्रोत कुछ जरूरी बातें बताता है। एक तो श्रम विभाजन, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। और बाजार? बाजार तो शहर का अभिन्न अंग है। सोचिए, बड़े क्षेत्रीय या राष्ट्रीय बाजारों की कल्पना शहरों के बिना की ही नहीं जा सकती। शहर बाजार को एक बड़ा मंच देते हैं। एफ ब्रैडल का वो उदाहरण भी है ना, जहां शहर वहां शक्ति। हाँ बिल्कुल, ब्रैडल कहते हैं कि शहर और शक्ति का गहरा नाता है। ये शक्ति सुरक्षा देने वाली भी हो सकती है और जबरदस्ती करने वाली भी। शहरों के जरिए शक्ति को एक नया आयाम मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी शहरों के बिना संभव नहीं। तो मतलब शहर बहुत अलग अलग होते हुए भी उनमें कुछ बुनियादी समानताएं होती हैं। हाँ, जैसे अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से लगातार संवाद, खाने पीने की चीजों के लिए, लोगों के आने जाने के लिए। शहर अक्सर संचार नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क के केंद्र में होते हैं। और दूसरे शहरों से भी उनका रिश्ता होता है। बिल्कुल, शहरों का अपना एक पदानुक्रम होता है, मतलब एक हायरार्की। कुछ शहर ज्यादा प्रमुख होते हैं, कुछ उनके अधीन होते हैं, और हर शहर का अपने समाज के हिसाब से एक खास सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल होता है, एक लोकाचार होता है। ठीक है, तो ये तो हुई परिभाषा की बात। अब आते हैं इतिहास पर। सेक्शन 22.3 बात करता है इतिहास में शहर, टाउन्स थ्रू द हिस्ट्री। शुरुआत ग्रीक और रोमन सभ्यता से। हाँ, ग्रीको रोमन दुनिया में शहरीकरण बहुत महत्वपूर्ण था। वहां शहर और ग्रामीण इलाके काफी खुले हुए थे, एक तरह से बराबरी का दर्जा था। जैसे एथेंस का उदाहरण दिया है, वहां घुड़सवार, प्रजनक और अंगूर उगाने वाले किसान दोनों को नागरिक माना जाता था। किसान शहर की सभा में भाग ले सकते थे। सही। और पेलोपोनेशियन युद्ध के समय तो एथेंस की दीवारों के अंदर आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों ने शरण ली थी। इससे पता चलता है कि उस समय शहर का मतलब सिर्फ बनी हुई बस्ती नहीं, बल्कि आसपास का ग्रामीण इलाका भी उसमें शामिल था। शायद इसलिए कि शहर अभी नए नए उभरे थे। और रोमन सभ्यता में? रोमन सभ्यता में पैट्रिशियन यानी कुलीन वर्ग रोम और दूसरे बड़े इतालवी शहरों में रहता था। बड़े जमींदार भी शहरों में रहते थे, तो जाहिर है पैसा शहरों में आता था। भूमध्य सागर तो रोमन व्यापार का केंद्र था। हाँ, और इसीलिए ज्यादातर बड़े शहर तट पर बसे थे। साम्राज्य के एक होने से व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला। ऑस्ट्रिया का नाम आता है, जो रोम के पास एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कुछ शहर सैन्य छावनियों से भी बने। बिल्कुल, पेरिस, ट्रायर, मेंज जैसे शहर सीमा पर बनी सैन्य छावनियों से विकसित हुए। लेकिन फिर पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। हाँ, और उसके साथ ही शहरी जीवन का भी पतन हुआ। जो बड़े जमींदार थे वो वापस अपने ग्रामीण इलाकों की जागीरों में चले गए। लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य में शहर और व्यापार बचे रहे। वहां कौन से बड़े शहर थे? स्रोत बताता है कि 3 सबसे बड़े शहर थे। रोम, जो अब पश्चिमी नहीं पूर्वी प्रभाव में था, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया और सीरिया में एंटियोक। अलेक्जेंड्रिया शायद सबसे बड़ा बंदरगाह था। और फिर 4वीं सदी ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल का उदय हुआ, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की नई राजधानी बना। अच्छा, अब दक्षिण एशिया की बात करते हैं। यहाँ शहरीकरण की कहानी कैसी रही? यहाँ तो शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, जो मुख्य रूप से एक शहरी सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कितने सुनियोजित शहर थे वो। लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप आया, है ना? हाँ, काफी लंबा अंतराल रहा। फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दोबारा शहरों का उदय हुआ, और ये विकास एक जैसा नहीं था, इसलिए शहरों की विशेषताएं भी अलग अलग थी। कौन कौन से शहर थे उस समय? कई थे। राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र थे, जैसे मगध में राजगृह, कोसल में श्रावस्ती, वत्स में कौशाम्बी, अंग में चंपा, पांचाल में अहिछत्र। कुछ व्यापार मार्गों पर बसे, जैसे उज्जैन। कुछ पवित्र स्थल थे, जैसे वैशाली, काशी। और खुदाई से क्या पता चलता है? खुदाई वाली जगहों जैसे वैशाली, उज्जैन, श्रावस्ती से पता चलता है कि पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में शहरी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। इन शहरों की कुछ खास बातें थी। जैसे? ये अक्सर खाई या दीवारों से घिरे होते थे। कभी कभी किलेबंद भी होते थे, शायद बाढ़ या हमलों से सुरक्षा के लिए। घर बेहतर होने लगे। बाद में मिट्टी की ईंटें, कहीं कहीं पक्की ईंटें भी इस्तेमाल हुईं। नालियां, रिंगवेल, सोख्ता गड्ढे भी मिले हैं, जो हड़प्पा सभ्यता से भी बेहतर माने जाते हैं। तक्षशिला के भुरुटीले में जो घर मिले हैं, उनमें आंगन के चारों ओर कमरे बने हैं। ये भारत में घरों का एक प्रोटोटाइप डिजाइन बन गया। साहित्यिक स्रोतों से भी कुछ पता चलता है? हाँ, साहित्यिक स्रोत शहरीकरण के 2 तरीके बताते हैं। एक तो ये कि कुछ गांव खास शिल्पों के लिए जाने जाते थे, जैसे लोहारों का गांव, कुम्हारों का गांव। ये गांव कच्चे माल के स्रोत के पास होते थे और व्यापार मार्गों या बाजारों से जुड़े होते थे। धीरे धीरे इन शिल्पकारों के जमावड़े से ये गांव शहर बन गए।
और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका था बस्तियों का एक पदानुक्रम बनना। सबसे छोटी इकाई ग्राम, फिर उससे बड़े निगम जैसे पाटलीग्राम या श्रृंगवेरपुर जो लेन देन के केंद्र थे, फिर नगर यानी छोटे शहर, और सबसे ऊपर महानगर यानी बड़े और समृद्ध शहर। उदाहरण के तौर पर कुछ वाणिज्यिक केंद्र। हाँ, जैसे वैशाली, श्रावस्ती, चंपा, काशी, कौशाम्बी, ये गंगा के मैदानों में थे। और जिनकी पहुंच ज्यादा व्यापक थी वो थे उज्जैन, तक्षशिला और भरूकच्छ यानी आज का भरूच। लेकिन फिर उत्तर गुप्त काल में शहरों का पतन हुआ। हाँ, ऐसा माना जाता है। इसके कई कारण बताए जाते हैं, जैसे सामंती व्यवस्था का उभरना, व्यापार में कमी आना, समुद्री व्यापार का घटना, हालांकि प्रायद्वीपीय भारत में ये कुछ हद तक जारी रहा, और रोमन साम्राज्य पर हुणों के आक्रमण से व्यापार मार्गों का बाधित होना। ठीक है, अब आते हैं अरब और इस्लामी दुनिया पर। इस्लाम में शहरों का क्या महत्व था? इस्लाम में शहरों का बहुत ज्यादा महत्व था। पैगंबर मोहम्मद खुद मक्का में रहे, जो एक शहरी केंद्र था। मक्का उस समय एक समृद्ध शहर था, कारवां व्यापार का बड़ा केंद्र था। इस्लाम में व्यापार को एक सम्मानित पेशे के रूप में देखा गया। और आस्था के केंद्र भी शहरों में ही थे। हाँ बिल्कुल, जैसे शुरुआती पश्चिमी ईसाई चर्च के केंद्र शहरों में थे, वैसे ही इस्लाम के महत्वपूर्ण केंद्र भी शहरों में ही स्थित थे। व्यापार मार्गों का कितना दबदबा था अरबों का? सदियों तक अरबों का व्यापार मार्गों पर दबदबा रहा। वो सूडानी सोना और काले गुलाम भूमध्य सागर के देशों को बेचते थे। दक्षिण एशिया से रेशम, काली मिर्च, मसाले, मोती यूरोप तक पहुंचाते थे। लेवंत यानी पूर्वी भूमध्य सागर के व्यापार पर उनका नियंत्रण था। केवल अलेक्जेंड्रिया, अलेप्पो, बैरूत, त्रिपुली जैसे कुछ बंदरगाहों से इतालवी व्यापारी व्यापार संभालते थे। तो इस्लाम एक तरह से आवाजाही पर आधारित सभ्यता थी। हाँ, लुई मेसिग्नन जैसे विद्वानों ने इसे आवाजाही और पारगमन पर आधारित सभ्यता कहा है। लंबी समुद्री यात्राएं, ढेरों कारवां मार्ग, ये सब इस्लाम की पहचान थे। और इस आवाजाही को संभव बनाया शहरों ने। लोगों, पैसों, सामानों का सारा संचलन शहरों के नेटवर्क के जरिए ही होता था। सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन भी शहरों में केंद्रित था। बिल्कुल, ज्ञान, विज्ञान, कला सब शहरों में ही फल फूल रहे थे। और यही चीज हमें भारत में भी दिखती है। सल्तनत और मुगल शासन के दौरान शहरीकरण का काफी विस्तार हुआ। तो जब ग्रीको रोमन शहरों का पतन हो रहा था, तब इस्लामी दुनिया में शहर उभर रहे थे। हाँ, यूरोप में पुराने शहर या तो खत्म हो गए या सिर्फ धार्मिक या सैन्य मुख्यालय बनकर रह गए। 7वीं सदी तक भूमध्य सागरीय दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। यूरोपीय हिस्सा गरीब हो गया था और उत्तरी यूरोप से जुड़ गया था। एक साझा ईसाई धर्म के तहत एक गरीब आदिम यूरोप उभर रहा था, जो आत्मनिर्भर सामंती जागीरों से बना था। व्यापार में गिरावट इसका कारण भी थी और परिणाम भी। ये तो काफी बड़ा बदलाव था। अब आते हैं मध्यकालीन दौर में शहरीकरण पर, यानी सेक्शन 22.4, अर्बनाइजेशन इन मिडीवल पीरियड। हाँ, ये वो दौर है जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शहरीकरण का पुनरुद्धार हुआ। यूरोप और एशिया में तो शहरी केंद्रों का प्रसार देखने लायक था। मध्यकालीन शहरों की कोई खास विशेषता? एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि कई खास जगहों पर बस्तियां लगातार बनी रहीं और धीरे धीरे बढ़ती गईं। उनकी आबादी बढ़ी, क्षेत्रफल बढ़ा, संस्थाएं बनी, शिल्प उत्पादन बढ़ा, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। और इनकी भूमिका क्या थी? मध्यकालीन शहरों ने मध्यकालीन समाजों से आधुनिक दुनिया में संक्रमण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये चीज यूरोप में सबसे साफ दिखती है, जहां शहर औद्योगिक क्रांति और संचार नेटवर्क के केंद्र बने। लेकिन यूरोप में शहरों का उदय कैसे हुआ, इस पर तो विवाद है, जैसा आपने पहले बताया था। हाँ, इस पर कई सिद्धांत हैं। पहला तो वही कि पुराने रोमन शहर किसी तरह बचे रहे, लेकिन इसकी आलोचना होती है कि हाँ, कुछ बड़े शहर शायद बचे रहे हों, पर यह सिद्धांत पूरी कहानी नहीं बताता। ज्यादातर रोमन शहर तो अंधकार युग में गायब हो गए थे और रोमन शैली की संस्थाएं भी बंद हो गई थीं। तो दूसरा ज्यादा स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? वो ये है कि व्यापार और बाजारों की वृद्धि ने उन ताकतों को जन्म दिया जिन्होंने सामंतवाद को कमजोर किया। ये 11वीं से 14वीं सदी के बीच हुआ। और एक तीसरा सिद्धांत भी है। हाँ, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शहरों की उत्पत्ति ग्रामीण थी। वो सामंती समाज के ढांचे के भीतर ही विकसित हुए। शहर के निवासी भी अपने सामंती अधिपति पर निर्भर थे। नागरिकता की योग्यता भी खेती पर आधारित थी। व्यापार तो बाद में मुख्य व्यवसाय बना। उनके अनुसार गांव और शहर में फर्क सिर्फ किलेबंदी का था। और हेनरी पिरेन का सिद्धांत, वो काफी मशहूर है। हाँ, हेनरी पिरेन का सिद्धांत बहुत प्रभावशाली रहा है। उनके अनुसार शहरों की उत्पत्ति व्यापारियों के कारवां की बस्तियों से हुई। व्यापारी शुरू में फेरी वाले थे, सुरक्षा के लिए कारवां में चलते थे। वो बसने के लिए ऐसी जगह चुनते थे जो या तो पुराने रोमन शहर थे,
क्योंकि उनकी लोकेशन अच्छी थी, या फिर किसी सामंती महल की दीवारें थीं जहां सुरक्षा मिलती थी। और राजा या शूरवीर उन्हें सुरक्षा देते थे। हाँ, पैसे के बदले में। धीरे धीरे इन व्यापारियों के कारवां संघों ने गिल्ड का रूप ले लिया और इन गिल्ड ने मांग की कि उन्हें सामंती अधिकार क्षेत्र से छूट मिले और स्थानीय व्यापार पर उनका नियंत्रण हो। अंग्रेजी शहरों के बारे में पिरेन क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि कई अंग्रेजी शहर ऐसी जगहों पर बसे जो नदी पार करने की जगह थी, फोर्ड, या नदी के मुहाने के पास थे, जो बाद में व्यापार केंद्र बन गए, जैसे मैनचेस्टर, जो एक गांव से विकसित हुआ, या कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, जो पुराने किलों के पास और नदी पार करने की जगहों पर बसे थे। फिर ने शहरों के दोबारा उभरने का एक और कारण भी बताया था। हाँ, उनका दूसरा मुख्य कारण था भूमध्य सागरीय समुद्री वाणिज्य का पुनरुत्थान। 8वीं से 10वीं सदी के बीच इसमें गिरावट आई थी, शायद इस्लामी आक्रमणों के कारण। लेकिन 11वीं सदी में पूर्व के साथ व्यापार मार्ग फिर से खुल गए। और धर्म युद्धों का भी इसमें हाथ था। बिल्कुल। 11वीं-12वीं सदी के धर्म युद्धों ने भूमध्य सागर में व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई। इस भूमध्य सागरीय व्यापार के पुनरुत्थान से अंतर्महाद्वीपीय व्यापार को बढ़ावा मिला, जिससे 11वीं-12वीं सदी में शहरी जीवन फिर से जी उठा। तो ये तो हुई उत्पत्ति की बात, लेकिन ये शहर कितने बड़े होते थे? शहरीकरण किस हद तक हुआ था, ये जानना भी जरूरी है। शहरीकरण की सीमा और शहर का आकार। हाँ, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि मध्यकाल की कुल आबादी का कितना हिस्सा शहरों में रहता था, और शहर का न्यूनतम आकार क्या माना जाए, इस पर भी कोई आम सहमति नहीं है। मतलब कम से कम कितने लोग होने चाहिए किसी बस्ती को शहर कहने के लिए? ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग माना जाता था। यूरोप में अनुमान कुछ 100 लोगों से लेकर कई लाख तक जाता है। फ्रांस में माना जाता था कि कम से कम 2000 निवासी हों तो शहर कहेंगे। इंग्लैंड में 5000 का आंकड़ा ज्यादा स्वीकार्य था। ब्रेडल के कुछ अनुमान है इस बारे में? हाँ, फर्नार्ड ब्रेडल ने अलग अलग समय पर शहरी आबादी के प्रतिशत का अनुमान लगाया है। जैसे इंग्लैंड में अगर 5000 न्यूनतम माने तो 1700 में 13%, 1750 में 16% और 1801 में 25% आबादी शहरों में थी। अगर 400 को न्यूनतम माने तो 1500 में 10% और 1700 में 25%। और दूसरे देशों में? जर्मनी में 1500 में करीब 10%, अमेरिका में 1700 में लगभग 10%, जापान में 1750 में लगभग 22%। हॉलैंड में यह प्रतिशत सबसे ज्यादा था, 1515 में 51%, 1627 में 59% और 1797 में 65%। और सबसे कम कहाँ था? शायद रूस में 1630 में लगभग 2.5%, 1724 में 3% और 1796 में 4%। भारत के बारे में क्या अनुमान है मुगल काल में? निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी, जो लगभग 1593 में लिखी गई, में 120 बड़े शहरों और 3200 छोटे शहरों या कस्बों का जिक्र किया है। इरफान हबीब का अनुमान है कि मुगल भारत में कुल आबादी का लगभग 15% शहरों में रहता था। ये 16वीं-17वीं सदी के हिसाब से काफी ज्यादा शहरीकरण माना जाता था। यानी मुगल भारत काफी शहरीकृत था। हाँ, इस्लामी दुनिया में भी मक्का, जेद्दा, बगदाद, काहिरा जैसे बड़े, भव्य और अमीर शहर थे। इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में लिखा कि अकेले काहिरा में 1200 पानी ढोने वाले थे। चीन में भी शहरीकरण था? हाँ, चीन में भी पर्याप्त शहरीकरण था। वहां शहरों का एक स्पष्ट पदानुक्रम था, जिसे शहर के नाम के साथ लगे प्रत्यय सफिक्स से पहचाना जाता था। फू, चू, हिन, जो घटते आकार को दर्शाते थे। चौथी श्रेणी में प्राथमिक शहर आते थे। यूरोप में शहरों की वृद्धि कैसी रही? 16वीं-17वीं सदी तक यूरोप में 40,000 से ज्यादा आबादी वाले 50 से ज्यादा शहर हो चुके थे। इनमें से करीब 12 शहरों की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी और लगभग 3 शहरों की आबादी 17वीं सदी के अंत तक 4 लाख से ज्यादा हो गई थी। लंदन का उदाहरण दिया है स्रोत में। हाँ, लंदन 16वीं सदी की शुरुआत में 60,000 से कम आबादी वाला शहर था, जो 17वीं सदी की शुरुआत तक 2 लाख के आसपास पहुंच गया और सदी के अंत तक 4 लाख से ज्यादा हो गया। और 17वीं सदी के भारत में? अनुमान है कि उस समय भारत में कम से कम 7 शहरों की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी और लाहौर, आगरा, दिल्ली जैसे शहरों की आबादी तो 5 लाख से भी ज्यादा मानी जाती है, जो उस समय के ज्यादातर यूरोपीय शहरों से कहीं ज्यादा थी। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। अब सेक्शन 22.5 पर आते हैं, मध्यकालीन शहरों को समझना। अंडरस्टैंडिंग मिडीवल टाउन्स। यहाँ यूरोप और एशिया के शहरों की तुलना की गई है। हाँ, शहर का मतलब सिर्फ बसावट नहीं था, बल्कि वो एक अलग तरह का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल था।
और यूरोप और एशिया के शहरों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। यूरोप के शहरों की क्या खासियत थी? स्रोत कहता है कि यूरोपीय शहरों का आधार कॉरपोरेट सांप्रदायिक संगठन था। उनमें एक तरह का पूंजीवादी नाभिक था, मतलब कैपिटलिस्ट कोर। उनमें सामंती सामाजिक संबंधों को तोड़ने की क्षमता थी। कुछ हद तक कह सकते हैं कि पूंजीवाद और शहर एक ही सिक्के के दो पहलू थे। ये कॉरपोरेट स्वायत्तता क्या थी? इसका मतलब था कि शहरों को अपने नियम बनाने, अपना प्रशासन चलाने और कुछ हद तक बाहरी नियंत्रण से मुक्त रहने की आज़ादी थी। उनकी अपनी एक सांप्रदायिक संरचना थी। इससे वो अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार एक स्वायत्त दुनिया के रूप में विकसित हो सके। पेरेन का नजरिया खर से आता है यहाँ। हाँ, पेरेन मानते थे कि जब भूमध्य सागरीय व्यापार बंद हुआ 7वीं-9वीं सदी, तो अर्थव्यवस्था सिर्फ उपभोग की रह गई। लेकिन जब 11वीं सदी में व्यापार फिर से खुला, तो शहर और बाजार फिर से जिंदा हो गए। इसने ग्रामीण इलाकों में बदलाव लाया। दास्ता खत्म हुई। शहर के बर्गर यानी नागरिकों की स्वतंत्रता की अवधारणा ने ग्रामीण वर्गों की मुक्ति का रास्ता खोला। बाजार एक गतिशील शक्ति बन गया। लेकिन क्या सभी शहरों को बराबर आजादी थी? नहीं, उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की डिग्री अलग अलग थी, लेकिन व्यापारिक केंद्रों के रूप में उनका प्रभाव बढ़ रहा था, खासकर छोटे शूरवीरों की जागीरों पर। इससे मुद्रा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। और सामंती लॉर्ड्स के शोषण से बचने के लिए लोग शहरों की तरफ भागे? हाँ, ये भी एक कारण था कि ग्रामीण आबादी शहरों की ओर आकर्षित हुई। ये शहर कितने बड़े होते थे यूरोप में? अक्सर छोटे ही होते थे, आज के बड़े गांव जैसे। 20,000 से ज्यादा आबादी वाले शहर दुर्लभ थे। 40,000-50,000 की आबादी वाले शहर 14वीं सदी में केवल इटली और फ्लैंडर्स जैसे इलाकों में ही मिलते थे। यॉर्क की आबादी करीब 11,000, ब्रिस्टल की 9-950। 15वीं सदी में हैम्बर्ग लगभग 22,000, नूर्नबर्ग 20-25,000, उल्म 20,000, ऑक्सबर्ग 18,000 के आसपास थे। तो शुरुआत में ये शहर भी सामंती अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे। हाँ, शहरी समुदाय, कारीगर, व्यापारी, छोटे दुकानदार शुरू में सामंती अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर थे। शहरों में जो हस्तशिल्प उत्पादन होता था, वो एक तरह से साधारण वस्तु उत्पादन का ही रूप था। ठीक है, अब एशिया के शहरों की बात करते हैं। जी, वो यूरोपीय शहरों से कैसे अलग थे? उनमें कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं। इस्लामी दुनिया के शहरों में यूरोपीय शहरों जैसी स्वायत्तता की कमी थी। हाँ, जब साम्राज्य कमजोर पड़े तो कुछ शहरों को थोड़ी स्वायत्तता मिली, जैसे कॉर्डोबा, सियूटा, ओरान, लेकिन ये सीमित और कम समय के लिए थीं। आम पैटर्न तो यही था कि बड़े-बड़े शहर जैसे बगदाद या काहिरा खलीफा के अधीन होते थे। उनमें राजनीतिक स्वतंत्रता और यूरोपीय शहरों जैसा वास्तुशिल्प क्रम नहीं था। लेकिन इस्लामी शहरों में जीवन कैसा था? उनमें व्यापारी, बुद्धिजीवी, गरीब लोग, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर सब रहते थे। शहर के जीवन का आनंद लेने में बाधाएं कम थीं। शिक्षा के बड़े केंद्र थे। मस्जिदों से जुड़े स्कूल, मदरसे और उच्च शिक्षण संस्थान थे। और वो भी ग्रामीण इलाकों से लोगों को आकर्षित करते थे। हाँ, रोजगार के लिए। लेकिन साथ ही शहरों की किसानों पर पकड़ भी मजबूत थी। दमिश्क, अल्जीर्स जैसे शहरों के उदाहरण दिए गए हैं। तो क्या मुस्लिम और पश्चिमी शहरों में कुछ भी समान नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सामान्य विशेषताएं तो थी ही। मुस्लिम शहरों की खासियत उनका शुरुआती विकास और असाधारण आकार था। लुई मैसिंगनॉ ने इस्लामी सभ्यता का सार क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि इस्लामी सभ्यता का सार हैं शहर, सड़कें, जहाज, कारवां और तीर्थयात्राएं, यानी आंदोलन के तत्व। और मध्यकालीन भारत के शहर? उनकी भी विविध भूमिकाएं थीं। वो उत्पादन के केंद्र थे, विपणन यानी मार्केटिंग के, बैंकिंग के और उद्यमशीलता के। वो समुद्री और जमीनी रास्तों से पश्चिम, पूर्व और मध्य एशिया से जुड़े हुए थे। छोटे शहरी केंद्र स्थानीय व्यापार, संसाधनों और उपभोक्ता जरूरतों को पूरा करते थे। मुगल काल के शहरों का वर्णन यूरोपीय यात्रियों ने कैसे किया है? उन्होंने उनकी गतिविधियों और समृद्धि का खूब वर्णन किया है। वो राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र भी थे। दिल्ली और आगरा राजधानियां थीं। पटना, बुरहानपुर, ढाका, विजयनगर, लाहौर, थट्टा जैसी क्षेत्रीय या प्रांतीय राजधानियां थीं। बनारस, नासिक, अजमेर जैसे तीर्थस्थल थे। और संस्कृति के केंद्र भी। हाँ, वो उच्च संस्कृति और ज्ञान के भंडार थे। सांस्कृतिक परंपराएं, चाहे वो संस्कृत की महान परंपरा हो या इंडो इस्लामिक, इन्हीं शहरों से फैलती थीं। लेकिन भारत और चीन में शहरों के विकास में कुछ बाधाएं भी थीं। हाँ, स्रोत कहता है कि यहाँ के शहर ग्रामीण कारीगरों के व्यापार पर कब्जा नहीं कर पाए। शहर खुले थे और अधीन थे।
मौजूदा सामाजिक संरचनाओं ने, शायद जाति व्यवस्था जैसी चीजों ने, शहरों में लोगों की मुक्त आवाजाही में बाधा डाली। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है यूरोप से। अब शहरों की भौतिक बनावट यानी फिजिकल लेआउट की बात करते हैं। क्या इसमें कुछ समानताएं थीं? शहरों का भौतिक विन्यास? हाँ, एक बहुत आम विशेषता थी दीवारें और प्राचीर। यूरोप, चीन, भारत, इस्लामी दुनिया, ज्यादातर मध्यकालीन शहर दीवारों से घिरे होते थे। इन दीवारों की ऊंचाई और मोटाई अलग अलग होती थी, जो इस बात पर निर्भर करता था कि खतरे का एहसास कितना है और सुरक्षा की जरूरत कितनी है। इन दीवारों का उद्देश्य क्या था? एक तो शहर की सीमा तय करना, दूसरा बाहरी हमलों और अनचाहे घुसपैठियों से सुरक्षा। फिर जो पानी से घिरा था, वहां शायद दीवारों की उतनी जरूरत नहीं थी। और शहर में घुसने के लिए दरवाजे होते थे? बिल्कुल, दरवाजे होते थे जिनसे आवाजाही होती थी और आने जाने वालों पर नजर रखी जाती थी। इन पर गार्ड तैनात रहते थे। शहर के अंदर का विभाजन कैसा होता था? अक्सर शहर अलग अलग क्षेत्रों में बटा होता था। रहने की जगहें, बाजार, सरकारी दफ्तर, अदालतें वगैरह। यूरोपीय शहरों का विकास कैसा था? यूरोप में शहर अक्सर बिना किसी योजना के बेतरतीब ढंग से विकसित हुए। जैसे जैसे आबादी बढ़ी या लोग बाहर से आकर बसे, रहने और काम करने की जगहों की जरूरत बढ़ी और शहर फैलते गए। इससे भीड़-भाड़ बढ़ी, गलियां संकरी हो गईं, घर छोटे हो गए। शहरों की सीमाएं लगातार चौड़ी होती गईं। पुराने शहर की दीवारों और बाद में हुए विस्तार के निशान आज भी कई यूरोपीय शहरों में देखे जा सकते हैं। आमतौर पर केंद्र में व्यापारिक और सरकारी प्रतिष्ठान होते थे और बाहरी हिस्सों में कारीगर और उत्पादक रहते थे, ताकि बारिश का पानी आसानी से बह जाए और गलियां खुद ब खुद साफ हो जाएं। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि गलियां 7 हाथ चौड़ी होनी चाहिए, ताकि 2 गधे जिन पर सामान लदा हो आसानी से गुजर सकें। काहिरा, मक्का, जिद्दा जैसे शहरों में बहुमंजिला इमारतें भी होती थीं। वहाँ प्रशासन कैसे चलता था? क्या कोई नगर पालिका होती थी? नहीं, वहां यूरोपीय शहरों की तरह कोई चुनी हुई नगर पालिका नहीं होती थी। प्रशासन राजा या खलीफा के अधिकारी चलाते थे। लेकिन शहर का निर्माण अक्सर योजनाबद्ध तरीके से होता था, कम से कम महत्वपूर्ण हिस्से का। केंद्र में क्या होता था? केंद्र में आमतौर पर जामा मस्जिद होती थी, जहां जुम्मे की नमाज और उपदेश होता था। उसके आसपास बाजार होता था, जिसमें दुकानें, कारवांसराय, जहां व्यापारी ठहरते थे, और गोदाम होते थे। सार्वजनिक स्नानघर यानी हम्माम भी होते थे। दुकानों का कोई क्रम होता था? हाँ, एक दिलचस्प क्रम बताया गया है। मस्जिद के सबसे पास इत्र बेचने वाले, फिर कपड़े वाले, फिर जौहरी, फिर खाने पीने की चीजों की दुकानें। और जो कमतर समझे जाने वाले काम थे, जैसे चमड़े का काम करने वाले, मूची, लोहार, कुम्हार, रंगरेज, ये शहर के बाहरी किनारों पर होते थे। हर व्यापार की जगह तय होती थी। और शासक वर्ग कहाँ रहता था? राजकुमार या शासक का क्वार्टर अक्सर शहर के बाहरी इलाके में होता था, शायद दंगों या विद्रोह से दूर रहने के लिए। ये क्वार्टर भी अक्सर दीवारों के भीतर होते थे, जिनके भव्य प्रवेश द्वार होते थे और इनके चारों ओर बड़े बड़े कब्रिस्तान होते थे। भारत के शहरों की बनावट कैसी थी? भारत में भी ज्यादातर शहर दीवारों और सुरक्षित दरवाजों से घिरे होते थे। खास चीजों के लिए अलग अलग बाजार होते थे, जैसे अनाज मंडी, कपड़ा बाजार, लोहे के सामान का बाजार वगैरह। हालांकि कई शहरों में ये विभाजन बहुत स्पष्ट नहीं था और दुकानें मुख्य सड़क के दोनों ओर होती थीं। दुकानदार अक्सर दुकानों के ऊपर या पीछे ही रहते थे। रिहायशी इलाके कैसे होते थे? रिहायशी इलाके अक्सर पेशे या जाति समूहों के आधार पर अलग अलग उपक्षेत्रों या मोहल्लों में बटे होते थे। इन इलाकों के नाम भी अक्सर वहां रहने वाले प्रमुख समूहों पर होते थे। और एक महत्वपूर्ण विशेषता थी यात्रियों और व्यापारियों के ठहरने के लिए बनी सराएं। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। सेक्शन 22.6 शहरों का ग्रामीण इलाकों से संबंध, रिलेशंस ऑफ टाउन्स विद द कंट्री साइड। क्या ये 2 अलग दुनियाएं थी? स्रोत कहता है कि इनके बीच एक पारस्परिक संबंध था। वो एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के साथ रहने के नियम थे। असलियत में शहर और ग्रामीण इलाके कभी भी तेल और पानी की तरह बिल्कुल अलग नहीं रहे। खासकर इस्लामी देशों और चीन में। हाँ, वहां शहर ग्रामीण इलाकों को नजरअंदाज या बहिष्कृत कर ही नहीं सकते थे। सबसे बड़ी निर्भरता तो खाने पीने की चीजों की आपूर्ति के लिए थी, जो शहर के बिल्कुल पास के ग्रामीण इलाकों से आती थी। लंबी दूरी का अनाज व्यापार तो बस कुछ खास बड़े और अमीर शहरों के लिए ही संभव था, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, नेपल्स, रोम, पेकिंग, इस्तांबुल, दिल्ली, मक्का। क्या शहरों के अंदर भी खेती होती थी? हाँ, 18वीं सदी तक भी ये आम था। पेरिस जैसे शहर में भी चरवाहे, खेती और मजदूर और अंगूर उगाने वाले लोग रहते थे। शहरों के अंदर और ठीक बाहर बागीचे, खेत और बाग होते थे। और छोटे शहर? यूरोप और उत्तरी भारत के छोटे शहर या कस्बे तो असल में बड़े गांव जैसे ही थे, जिन्हें ग्रामीण शहर कहा जा सकता है। उनमें गांव की बहुत सी विशेषताएं थीं।
स्वाबिया में वाइन उत्पादन का उदाहरण दिया है। लोगों का आना जाना भी होता था गांव और शहर के बीच। बिल्कुल, मौसमी प्रवास होता था। फसल कटाई के मौसम में शहर के बहुत से निवासी, खासकर कारीगर और मजदूर, काम के लिए गांव जाते थे। ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तक होता रहा, फ्लोरेंस में 16वीं सदी तक। जर्मनी का एक दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, 1772 के एक आर्थिक ग्रंथ में इस बात की आलोचना की गई थी कि जर्मनी के छोटे शहरों में किसान नहीं बल्कि कारीगर खेती का काम ज्यादा करते हैं। सुझाव दिया गया था कि शहरों में खेती पर रोक लगा देनी चाहिए, ये काम सिर्फ किसानों को ही करना चाहिए। भारतीय गांवों का शहरों से क्या संबंध था? वो तो आत्मनिर्भर माने जाते थे। कुछ हद तक आत्मनिर्भर थे, लेकिन शहरों से उनका जुड़ाव था। गांव वाले अपने उत्पाद जैसे अनाज या दूसरी चीजें शहर के बाजारों या कस्बों में बेचते थे ताकि उन्हें पैसा मिल सके, और शहर के बाजारों से वो लोहे के औजार, नमक, मसाले जैसी चीजें खरीदते थे। बहुत से ग्रामीण कारीगर बेहतर अवसरों के लिए शहरों में जाकर बस जाते थे, और ज्यादातर जमींदार या जागीरदार तो शहरों या कस्बों में ही रहते थे। चीन में ग्रामीण शिल्पकारों की क्या स्थिति थी? चीन में ग्रामीण शिल्पकार रेशम और कपास का काम करके गुजारा करते थे। उनका जीवन स्तर बहुत नीचा था, जिससे वो शहरी शिल्पकारों के लिए एक कड़ी प्रतिस्पर्धा पेश करते थे। एक अंग्रेज यात्री ने 1793 में लिखा कि वो देखकर हैरान रह गया कि पेकिंग के पास किसान औरतें रेशम के कीड़े पाल रही हैं और कपास काट रही हैं, और बुनाई भी औरतें ही कर रही हैं। तो ये रिश्ता बड़ा मिला जुला था, निर्भरता भी थी और शायद कुछ तनाव भी। हाँ, स्रोत कहता है कि मध्यकालीन शहरी समाज अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों के साथ एक तीव्र विरोधाभास में विकसित हुआ। शहर की दीवारें सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थीं, उनका एक प्रतीकात्मक महत्व भी था। वो दो अलग संस्कृतियों के बीच संघर्ष की सीमा जैसी थी। और इसी संघर्ष ने मध्यकालीन शहर को उसका निश्चित चरित्र दिया। हाँ, और इसीलिए 11वीं से 13वीं सदी के शहरी आंदोलन को विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। बहुत दिलचस्प। अब हम आखिरी बड़े सेक्शन पर आते हैं। 22.7 मध्यकालीन शहर, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज। मध्यकाल में जो ये तेजी से शहरीकरण हुआ, उसका इन सब चीजों पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा, और इसके जो दूरगामी परिणाम हुए, उन्होंने ही आधुनिक दुनिया में संक्रमण का रास्ता तैयार किया। सबसे पहले सामाजिक बदलाव और नागरिकता की बात करते हैं। गांव से शहर आने पर क्या बदलता था? गांव छोड़कर शहर आया किसान एक अलग व्यक्ति बन जाता था। उसे एक तरह की स्वतंत्रता मिलती थी, शहर उसे अपना लेता था। हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता था। साइलेशिया में 18वीं सदी तक और मॉस्को में 19वीं सदी तक भी सामंती लॉर्ड अपने किसान को शहर से वापस बुला सकता था। और यूरोप में नागरिक अधिकार क्या सबको बराबर मिलते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नागरिक अधिकार अक्सर अमीरों के लिए ही थे। वेनिस का उदाहरण दिया है, जहां कुलीन वर्ग ने खुद को बंद कर लिया था। पूर्ण नागरिक बनने के लिए 15 साल और साधारण नागरिक बनने के लिए 25 साल शहर में रहना जरूरी था, और नए नागरिकों पर व्यापार करने पर भी पाबंदियां थीं। आम शहरवासी भी नए आने वालों को पसंद नहीं करते थे। हाँ, वेनिस में 1520 में किसानों पर हमला हुआ था। वेनिस शायद एक चरम उदाहरण है, लेकिन नागरिकता की सीमित अवधारणा हर जगह थी। उद्योग, शिल्प, विशेषाधिकार, मुनाफा, ये सब शहर के, उसके अधिकारियों के और व्यापारी उद्यमियों के लिए थे। गिल्ड ग्रामीण इलाकों को कताई, बुनाई या रंगाई जैसा काम करने से रोक सकते थे। अब प्रशासन और स्वायत्तता की बात करते हैं। यूरोप में शहरों को ये स्वायत्तता कैसे मिली? पश्चिमी यूरोप में 13वीं-14वीं सदी तक शहरों ने सामंती लॉर्ड्स के साथ लंबे संघर्ष के बाद यह स्वायत्तता हासिल की। इंग्लैंड में बर्ग और एबिंगडन के उदाहरण दिए हैं, जहां 1327 में मठों के मठाधीशों का अपहरण हुआ या उन पर हमले हुए। 1381 के महान किसान विद्रोह में भी शहरी तत्वों का समर्थन था। इन्हीं संघर्षों से स्वायत्तता मिली। और प्रशासन पर किसका नियंत्रण होता था? अक्सर मर्चेंट गिल्ड्स यानी व्यापारी संघों और व्यापारी समुदाय का प्रभुत्व होता था। लंदन का उदाहरण दिया है, जहां 18वीं सदी में भी 92 विशिष्ट कंपनियां, जो पुराने गिल्डी थे, थीं जो लॉर्ड मेयर के शो में अपना दबदबा दिखाती थी। इटली के शहरों में स्थिति कैसी थी? वहां पुराने अभिजात यानी कुलीन और सामंती परिवारों का नियंत्रण था, न सिर्फ शहरी सरकार पर बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों पर भी। वो एक तरह से सामंती वाणिज्य गणराज्य बन गए थे, जैसे जेनुआ, जहां 12वीं सदी में 5 कुलीन परिवारों का व्यापार पर नियंत्रण था। और इंग्लैंड के शहर, क्या वहां शुरू से ही असमानता थी? शुरुआती दौर में श्रेष्ठ और हीन बर्गर यानी नागरिकों में फर्क था। शहर की दीवारों के बाहर रहने वाले गरीब बर्गर की स्थिति निम्न मानी जाती थी। लेकिन 14वीं सदी से पहले सामाजिक असमानताएं शायद उतनी तीव्र नहीं थीं।
मर्चेंट गिल्ड में व्यापारी, शिल्पकार, खुदरा व्यापारी सब सदस्य होते थे। मास्टर कारीगर और उसके नीचे काम करने वाले जॉर्नीमैन के बीच आर्थिक और सामाजिक फासला कम था। लेकिन 13वीं-14वीं सदी में कुछ बदला? हाँ, बड़े बदलाव आए। एक तो धनी शिल्पकारों में से एक विशिष्ट व्यापारिक तत्व उभरा जो उत्पादन से अलग हो गया। इन्होंने अपने अलग व्यापारिक संगठन बनाए और थोक व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। और इसका असर शहर की सरकार पर पड़ा? बिल्कुल। इन नए संगठनों ने शहर की सरकार पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। उन्होंने अपने विशेषाधिकारों को बढ़ाया और कारीगरों को अपने अधीन कर लिया। 14वीं सदी तक शहरों में शक्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित हो गई। ये व्यापारी पूंजी का शासन था। शिल्प को स्थानीय बाजार तक सीमित कर दिया गया और उत्पादकों को व्यापारियों के अधीन बना दिया गया। अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। शहरों के उदय में कृषि का क्या योगदान था? कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। बेहतर हल आए, घोड़ों को जोतने के नए तरीके, हार्नेस आए, घोड़ों का इस्तेमाल बढ़ा, 2 फसल या 3 फसल चक्र अपनाया गया। इससे ग्रामीण आबादी का एक हिस्सा खेती से मुक्त हुआ और वो शहरों में शिल्प जैसे काम करने के लिए उपलब्ध हो गया। और शहरों ने ग्रामीण उपज के लिए बाजार दिया? हाँ, शहरों में अनाज, मुर्गी उत्पाद, शराब, ऊन, सूत जैसी ग्रामीण उपज की मांग थी और उनके लिए बाजार उपलब्ध था। धीरे धीरे शहर सिर्फ लेन देन के केंद्र नहीं रहे, बल्कि उत्पादन के केंद्र भी बन गए। यूरोप में गिल्ड का क्या रोल था? यूरोप में गिल्ड यानी कारीगरों और व्यापारियों के संगठन बहुत मजबूत हुए और उन्होंने शहरी अर्थव्यवस्था और शासन पर अपना दबदबा कायम किया। एक नई तरह की भावना भी पैदा हुई। हाँ, उद्यम और पहल की एक नई भावना। बड़े व्यापारियों का युग शुरू हुआ, जो औद्योगिक क्रांति के लिए जरूरी था। शहरों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए, रहने के लिए, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, शासन के लिए। इससे शहरों को एक खास भौतिक चरित्र मिला। शासन के तरीकों में भी बदलाव आए। हाँ, कई नियम और तरीके बदले। वजन और माप के मानक तय किए गए और उन्हें सख्ती से लागू किया गया। हर शहर की अपनी मोहर होती थी। शहरों की स्वायत्तता का क्या मतलब था प्रशासन के स्तर पर? इसका मतलब था कि शहर में कौन प्रवेश कर सकता है, कौन रह सकता है, इस पर प्रतिबंध लगा सकते थे। बाहरी लोगों के लिए खास जगहें तय होती थीं, उन्हें पंजीकरण कराना होता था। कोई पेशा या शिल्प अपनाने के लिए आधिकारिक अनुमति लेनी पड़ती थी। कर वगैरह कौन तय करता था? पार करने के दिन और समय तय किए गए। यहाँ तक कि अदालतों और संस्थानों के खुलने बंद होने का समय भी तय किया गया। चर्च की घंटियों की जगह समय का एक निश्चित विभाजन आया, जो शहरों की जरूरतों के हिसाब से था। इसी जरूरत ने 14वीं सदी में नई घड़ियों के निर्माण को जन्म दिया। घरों और दुकानों के निर्माण पर भी नियम थे? हाँ, उनके निर्माण के लिए नियम थे और प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती थी। आखिर में समाज और संस्कृति पर क्या असर पड़ा? समाज और संस्कृति। शहर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संश्लेषण के केंद्र बन गए, जिससे उनका एक विशिष्ट चरित्र उभरा। बाहर से आकर बसे लोगों का भी असर पड़ा। उनकी लोक कथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार, ये लोग अक्सर अपनी अलग बस्तियां या समुदाय बना लेते थे। सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आया? कबीले या बड़े संयुक्त परिवार की जगह परिवार और घर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। नए तरह के सामाजिक संबंध बने। शहर धार्मिक उपदेशों के भी बड़े केंद्र थे। चर्च ने भी शहरों को महत्व दिया। बड़े बड़े कैथीड्रल और चर्च बनाए गए। और ज्ञान के केंद्र के रूप में? हाँ, शहर ज्ञान के महान केंद्र बनकर उभरे। उन्होंने मठों की जगह ले ली। एक नया पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हुआ। वैज्ञानिक विकास, कला, साहित्य, नए विचारों का विकास, ये सब शहरों में हुआ। मध्यकाल के अंत तक शहर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह हावी हो चुके थे। तो अब अगर हम यूरोप और एशिया की तुलना करें तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? यूरोप में शहरी मध्य वर्ग की राजनीतिक और सामाजिक जीत ने क्रांतिकारी आर्थिक परिणाम दिए, लेकिन इस्लामी दुनिया, भारत और चीन में मध्य वर्ग उस तरह से क्रांतिकारी रूप में नहीं उभरा। शहर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वायत्त नहीं बन पाए। उन पर सामंती शासकों का प्रभुत्व बना रहा। इसलिए वो आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का नेतृत्व करने में असमर्थ रहे। तो यूरोप के लिए निष्कर्ष ये है कि मध्यकालीन शहर और शहरी पूंजीपति वर्ग के उदय ने एक नए यूरोप को जन्म दिया। बिल्कुल, जीवन का हर पहलू बदल गया।
11वीं 12वीं सदी की शहरी क्रांति को 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति की प्रस्तावना और आवश्यक शर्त माना जा सकता है। ये तो वाकई एक बहुत विस्तृत और गहन विश्लेषण था यूनिट 22 का। अब अगर हम मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराना चाहें तो क्या कहेंगे? हाँ जरूर, कुछ मुख्य बातें ये हैं। पहला, मध्यकालीन शहरीकरण सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं था। ये दुनिया के कई हिस्सों में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जिसने समाजों को गहराई से बदला। दूसरा, शहरों की कोई एक सरल परिभाषा नहीं है, लेकिन उनमें आमतौर पर गैर कृषि कार्य, बाजार, एक खास तरह का प्रशासन और ग्रामीण क्षेत्रों से भिन्नता जैसी विशेषताएं थी। तीसरा, प्राचीन ग्रीस, रोम से लेकर मध्यकालीन भारत और इस्लामी दुनिया तक शहरों का विकास अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों में अलग अलग तरीकों से हुआ। यूरोप के बारे में। चौथा, मध्यकालीन यूरोप में शहरों का उदय व्यापार के पुनरुत्थान और सामंतवाद के पतन से जुड़ा था, जिससे उन्हें एक खास तरह की स्वायत्तता मिली। पांचवा, एशियाई शहरों के बारे में। पांचवा, एशियाई शहर, इस्लामी दुनिया, भारत, चीन अक्सर आकार और भव्यता में बड़े थे, पर उनके पास आमतौर पर यूरोपीय शहरों जैसी राजनीतिक और कॉरपोरेट स्वतंत्रता नहीं थी और वो शाही नियंत्रण में ज्यादा थे। छठा, मध्यकालीन शहरों का एक विशिष्ट भौतिक स्वरूप था, जिसमें अक्सर दीवारें, द्वार और अलग-अलग गतिविधियों के लिए क्षेत्र शामिल थे। सातवां, गांव और शहर का रिश्ता। सातवां, शहर और ग्रामीण इलाके भोजन, कच्चे माल, श्रम और बाजार के लिए एक दूसरे पर बहुत निर्भर थे, लेकिन उनके बीच सांस्कृतिक और आर्थिक तनाव भी थे। और आखिरी आठवां बिंदु। आठवां, मध्यकालीन शहरों ने विशेष रूप से यूरोप में प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण नवाचार किए, जैसे नए नियम, स्वायत्तता, गिल्ड, व्यापार का प्रभुत्व, मानकीकरण, नए सामाजिक वर्ग, नागरिकता की अवधारणा, सांस्कृतिक केंद्र बनना। इन सब ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। बहुत बढ़िया। ये विषय इतना गहरा और महत्वपूर्ण है कि इसे पूरी तरह समझने के लिए श्रोताओं को इस चर्चा को शायद दोबारा सुनना चाहिए। हर बार सुनने पर कुछ नई बातें समझ आ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। और यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से देखें तो शहरी विकास के पैटर्न, सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया, आर्थिक व्यवस्थाओं का विकास और शासन के मॉडल को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान न सिर्फ इतिहास और समाजशास्त्र में, बल्कि निबंध और सामान्य अध्ययन के दूसरे पेपरों में भी काम आएगा। और रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये समझना कि शहर कैसे काम करते हैं, वो कैसे विकसित हुए हैं, गांव शहर का रिश्ता कैसे बना है, यह हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। कभी गौर किया है कि सैकड़ों साल पहले बने शहरों के पैटर्न, उनकी बनावट आज भी हमारे आधुनिक महानगरों को कैसे प्रभावित करती हैं? क्या मध्यकालीन शहरों की चुनौतियां और अवसर, जैसे स्वायत्तता बनाम नियंत्रण, भीड़-भाड़ या ग्रामीण इलाकों पर निर्भरता, आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? इतिहास हमें भविष्य के बारे में क्या सिखा सकता है? ये सोचने लायक बात है। तो अगर श्रोताओं को ये विस्तृत विश्लेषण ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगा, तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें। इस चर्चा को अन्य यूपीएससी उम्मीदवारों और इतिहास में रुचि रखने वालों के साथ शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में ज़रूर दें और भविष्य में ऐसे ही गहन विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भागीदारी हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।